हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम आज के अपने सेशन में। तो सर अपन पहुंच चुके हैं अपने स्पॉम के फ्री बैच में। हाँ जी सर, जिनको नहीं पता, अपना स्पॉम का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। उसमें अपने लगभग सारे चैप्टर हो चुके हैं। आज अपन है चैप्टर नंबर 13 पे, दैट इज FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, और उसकी कुछ रेगुलेशन जो 2011 में आई थी। ठीक है, मतलब हाँ, तो कुल मिला के FCRA एक्ट अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो सर अपना टारगेट था 30 to 40 आवर्स के अंदर अप्रोक्स पूरा का पूरा स्पॉम सेट ए खत्म कर दे, और अप्रोक्स 30 आवर्स के अंदर ये हो भी गया। अप्रोक्स आप मान लो 30 आवर्स में ये हो भी जाएगा। 30 आवर काफी है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना, बस बात खत्म। ठीक है, ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पर वापस एक एक डिस्क्लेमर सुनते जाना भाई साहब, जिन्होंने मेरे से ऑडिट पढ़ी हुई है वो ऑडिट वाली एक्सपेक्टेशन इधर मत रखना, क्योंकि मैं ऑडिट बिल्कुल अलग अप्रोच से पढ़ाऊंगा और ये लो बिल्कुल अलग अप्रोच से पढ़ाऊंगा। क्योंकि भाई ऑडिट के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो सीए फाइनल के रिजल्ट में जुड़ते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, एक एक चीज पढ़नी पड़ती है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है, समझना है, याद करना है, रिवाइज करना है, बार 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 सेम प्रोसेस में क्लास में कराता हूँ। इसलिए वो क्लास का टेन्योर भी 100 आवर्स हो जाता है, रेगुलर बैच का 120 आवर्स हो जाता है। वो टाइम डिवोट करना जस्टिफाइबल है, ये आपको रैंक दिलाएगी, एग्जामिशन दिलाएगी। पर लो नहीं भाई, लो के अंदर आपको केवल स्पॉम में केवल 50 मार्क्स चाहिए, उस मेंटेलिटी से पढ़ेंगे। ठीक, मतलब वो नहीं, मैं तो सब पढ़ाऊंगा, पर वो पॉसिबल नहीं होगा कि बार बार याद करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार समझाओ, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर वही हो जाएगी 100-150 घंटे की क्लासेस, तुम बोलो तो वो ले लूं, फिर तुम खुद बोलोगे इतनी तो जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बस उस मेंटलिटी से पढ़ना। और बाकी जो IBS वाला है पेपर नंबर 6, वो भी मैं यहीं पे कवर करा दूंगा तुम्हारा। ठीक है सर, तो चलो ये चलते हैं, और ये नोट्स आपको फ्री में मिल ही जाएंगे। तो सर ये FCRA क्या होता है? सर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नाम समझ में आ गया होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कि कोई भी अपने फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कोई भी फॉरेन से अपन को पैसा मिल रहा है, फॉरेन से कहीं भी अपन को पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर? पैसा मिल रहा है। जैसे कोई भी अपन को डोनेशन दे रहा है, कोई भी अपन को डोनेशन दे रहा है, कोई भी अपन को कोई हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, कोई भी अपन को कोई ग्रांट दे रहा है। मतलब इंडिया के अंदर नहीं होता क्या कि बहुत सारी बार जैसे कोई टेम्पल है, कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट बोल लो भाई, ट्रस्ट जो होती है अलग अलग, उनमें बाहर से बहुत सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। तो असली में होता क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर एक्ट क्यों बनाया भाई? जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, एक तरह से बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आ जाता है, बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आ जाता है। ठीक है, कि टेररिस्ट गलत गलत एक्टिविटीज करो, या फिर न्यूज मीडिया वाले जो होते हैं, न्यूज वाले, न्यूज चैनल्स वगैरह, अगर उनके पास कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो वो जानबूझ के वही टेररिज्म जैसा, कि पाकिस्तान से भिजवाया हो, चाइना ने भिजवाया हो, ऐसा कुछ, कि भाई गलत गलत न्यूज को खरीद रहे हैं, एक तरह से अपने न्यूज चैनल को खरीद रहे हैं। अब जो वो बोलेंगे वो न्यूज चैनल न्यूज दिखाएंगे। तो ऐसी चीजें होती है। तो जब भी इंडिया में कोई पैसा आएगा इस तरह का, कोई भी डोनेशन ग्रांट हॉस्पिटैलिटी, डोनेशन ग्रांट हॉस्पिटैलिटी, इस तरह का कोई पैसा आएगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दी। ठीक है, ये छोड़ दो, कट करो, मतलब कोई सेंस नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। वो MCQ पर्पस से पढ़ना है, जो बिल्कुल इररिलेवेंट है वो तो हटा ही देंगे अपन। ठीक है ना, ये एक्ट किस पे लगता है? पूरे इंडिया पे लगता है। चाहे कोई इंडिया का सिटीजन बाहर हो, इंडिया का सिटीजन वर्ड बोला मैं, इंडिया का सिटीजन चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उस पर भी एक्ट लगेगा। इंडिया में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका यूएस के अंदर, मतलब आउटसाइड इंडिया कोई भी ब्रांच है, कोई भी सब्सिडरी है, तो उस ब्रांच पे भी ये एक्ट लगेगा, ब्रांच पे एक्ट लगेगा। ठीक है, और कभी छोटा सा MCQ आ जाए, इस एक्ट को कौन पूरा का पूरा गवर्न करता है? सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है सर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? हमारे अमित जी शाह, हमारे अमित जी शाह सर, अमित शाह सर, ये गवर्न करते हैं। सर डेफिनेशन क्या है? इस पर छोटा सा क्रॉस मारो, इतना कोई खास नहीं है। फॉरेन कंपनी क्या होती है सर? फॉरेन कंपनी कोई भी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया बनी हुई हो, कोई भी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो। साथ में कंपनीज एक्ट के अंदर जो फॉरेन कंपनी बोला है वो भी, सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो है फॉरेन कंपनी। अब एक बार बस देख लो, इतना लोड मत लो, जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो, कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कंपनीज को अपन फॉरेन कंपनी बोलते हैं वो, सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑल्सो है फॉरेन कंपनी। ठीक है ना, और MNCs भी फॉरेन कंपनी होती है। MNCs पता होगा ना, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, पर उसको वो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती है, मतलब 2 से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। तो MNCs भी फॉरेन कंपनी है। मतलब अगर कभी भी अपन को MNC से भी, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, MNC से भी कभी अगर अपन को
इंडिया के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है किस कौन सा फॉरेन सोर्स है मतलब, तो इसको फॉरेन सोर्स माना जाएगा, इसको फॉरेन सोर्स माना जाएगा। और इस पे भी वो रूल्स रेगुलेशन लग जाएंगे कि भाई ये इंडिया में पैसा भेज रहा है, इसको भी रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो ये हो गया। और सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब ये देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जो 2 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर चल रही है, तो वो एमएनसी की है क्या? क्या वो एमएनसी कहलाएगी क्या इस पर्पस से, फॉरेन कम मतलब इस चैप्टर के पर्पस से? नहीं सर, वो एमएनसी नहीं है। एमएनसी मैंने बोला ना, एमएनसी जो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है और 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में धंधे चला रही है, वो एमएनसी है। तो उसको मानेंगे कि अगर कभी वो इंडिया में पैसा भेज रहा है तो इसको भी ये वाले रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। सर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, आप देखो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब डीडीटी, डीडीटी डोन, कोई भी फॉरेन से मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है, इंडिया के बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, किस किस से मैंने बोला था ना, या तो ये अभी ये फॉरेन कंपनी, एक तरह से फॉरेन कंपनी, और आगे और भी बताऊंगा मैं, और भी है भी चीजें तो ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, डीडीटी हो रहा है, डीडीटी डोनेशन दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं या किसी पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, किस किस को? मेड बाय फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन से वो आ रहा है, किस किस चीज का? एसीएस, एसीएस, एसीएस आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी। तो कभी भी डीडीटी हो रहा है, कभी भी डीडीटी आ रहा है, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, कभी भी डीडीटी आ रहा है, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, किसका? एसीएस का, एसीएस का, किसका? एसीएस का। डीडीटी आ रहा है एसीएस का, डीडीटी आ रहा है एसीएस का, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का। डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर आ रहा है, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का। डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर आ रहा है, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का। डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर आ रहा है, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का। डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर आ रहा है, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का। डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर आ रहा है, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का। ठीक है, फॉरेन सोर्स से आ रहा है ऑफ कोर्स, तो वो कहलाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेट्स से इंडिया के बाहर कोई भी बंदा रहता है, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर कोई एक कंपनी है, इंडिया के बाहर लेट्स से टेस्ला है, टेस्ला, तो वो क्या कर रही है? वो डोनेशन दे रही है, वो डोनेशन दे रही है किसको? डोनेशन दे रही है यहाँ पे किसी इंडिया की ट्रस्ट को, इंडिया की ट्रस्ट को। तो टेस्ला इंडिया के बाहर है, वो डोनेशन दे रही है, डोनेशन दे रही है इंडिया की ट्रस्ट को। अब वो चाहे करेंसी हो, कोई भी करेंसी में दे रही हो, कोई सिक्योरिटी अपन को दे रही हो, या कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जैसे कुछ भी हो गया, घड़ी, जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, ये सब भिजवा रही है, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो बाहर से आया, क्योंकि इंडिया के बाहर से आया कोई भी डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, किसमें? आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी के अंदर। अब वो करेंसी आईएनआर भी हो सकती है या फिर फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, वो इररिलेवेंट है। चाहे हो सकता है कि टेस्ला आईएनआर अपने यहाँ पे भिजवा रही हो, इंडियन रुपीस, हो सकता है वो यूएसडी यहाँ पे भिजवा रही हो, वो इररिलेवेंट है, दोनों फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ठीक है, पर सर एक एक्सेप्शन दे दिया, क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा? किस चीज को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा? कोई भी आर्टिकल, केवल आर्टिकल की बात हो रही है, करेंसी और सिक्योरिटी नहीं की, नहीं, कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल एज ए गिफ्ट अपन को मिला है पर्सनल यूज के लिए, कोई भी आर्टिकल गिफ्ट एज ए मिला है अपन को पर्सनल यूज के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में 1 लाख रुपए तक है, जिसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में 1 लाख रुपए तक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। वो फ्रीली आ सकता है, वो फ्रीली आ सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन कुछ नहीं है उसमें। जैसे 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 मेरे कुछ फ्रेंड दुबई रहते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड दुबई रहते हैं। अब दुबई वाले बंदे, दुबई में मेरे कुछ फ्रेंड दुबई रहते हैं, अब वो इंडिया आएंगे, मेरे लिए, वैसे तो सारे के सारे ना फुक्कड़ लोग हैं, कुछ नहीं लाते हैं, दोस्त कुछ ला रहे हैं, कुछ नहीं लाते हैं भाई, फुक्कड़ आदमी सारे के सारे। तो अब वो जब आएंगे इंडिया, तो वो ना मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आएंगे, मेरे लिए कोई गिफ्ट भिजवा रहे हैं, मेरे लिए कोई गिफ्ट भिजवा रहे हैं। एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है ये सब, ठीक है ना, एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है सब। तो वो इंडिया के अंदर कोई गिफ्ट भिजवा रहे हैं, वो गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए, जैसे उन्होंने वॉच भिजवाई मेरे लिए, घड़ी भिजवाई, वॉच, WATCH, घड़ी भिजवाई मेरे लिए, उस घड़ी की कीमत 50,000 रुपए है, तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? नहीं है सर, नहीं है। ठीक है ना, पर यही अगर उसकी कंट्रीब्यूशन 1.2 लाख होता तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता? हाँ जी होता, हाँ जी होता। ठीक है, पर अभी मैं इसका और बताऊंगा, ये भी हालांकि एग्जाम्पल सेट नहीं है, क्योंकि वो उसने ना कैजुअल वे में भिजवाया, कैजुअल रिलेशन है हमारा, फ्रेंड से, रिलेटिव है, कैजुअल रिलेशन है, तो वो भिजवा सकते हैं, अगर कैजुअल में चलता है वैसे तो, पर फिर मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है ना, अभी एक बार एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था। ठीक है, और ये चाहे जो दुबई में मेरा फ्रेंड बैठा है, मतलब वो रिलेटिव भी हो सकता है, नॉन रिलेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करेगा कि रिलेटिव ने आपको 50,000 का गिफ्ट दिया था, इंडिया के बाहर में था वो, तो चलेगा, और नॉन रिलेटिव ने अगर दिया है तो क्या होगा? तो भाई दोनों केस में चलेगा। अगर कोई भी गिफ्ट मुझे दे रहा है पर्सनल यूज के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में 1 लाख रुपए तक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीडीटी एसीएस, डीडीटी एसीएस, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी। सर अब कुछ चीजें बोल दी कि ये चीजें डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगी, और ये चीजें एक्सक्लूड करी कि इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन
नहीं करेंगे। सर डीम फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? इसका फर्स्ट वाला सुनो, पहले इसका फर्स्ट वाला सुनो। सर फर्स्ट वाला केस ये बोलता है, जैसे फर्स्ट वाला केस ये बोलता है कि जैसे यूएसए है, टेस्ला, हाँ यूएसए है, यूएसए ने भेजा मिस्टर एक्स को, यूएसए ने मिस्टर एक्स को क्या भेजा? कुछ रुपया भेजा, कुछ पैसा भेजा। तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? इंडिया में, मिस्टर एक्स इंडिया में है मतलब ऐसा, तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल है सर। अब वापस से मिस्टर एक्स, इंडिया की बात चल रही है, मिस्टर एक्स ने वो पैसा मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया, ये डोनेशन है, ये डोनेशन की बात चल रही है, पूरा रुपया मतलब मेरा डोनेशन मान लो, तो डोनेशन दिया मिस्टर एक्स को। अब वही मिस्टर एक्स ने वो का वही सेम डोनेशन मिस्टर वाई को दे दिया, मिस्टर वाई को दे दिया। तो ये ट्रांजेक्शन तो इंडिया के अंदर हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन तो इंडिया के अंदर हो रहा है, तो क्या फिर भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा? हाँ जी सर, तो भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको बाहर से मिला था वो आप किसी अपने ही इंडिया वाले में किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। सर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि कोई भी आपको फॉरेन करेंसी मिली थी, फॉरेन कंट्री करेंसी आपको मिली थी, कंट्रीब्यूशन मिला था, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आपने कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो कराया होगा ना, बैंक अकाउंट या कहीं पे डिपॉजिट तो कराया होगा ना, कुछ डिपॉजिट करा, तो उस डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, जो इंटरेस्ट या ऐसी कोई भी इनकम, इंटरेस्ट या फिर कोई भी अदर इनकम, इंटरेस्ट उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी अदर इनकम जनरेट हुई है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगी, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल जो था, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया, ये इंटरेस्ट, ये अदर इनकम वाला। और सर पर क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या इंक्लूड नहीं होता? क्या इंक्लूड नहीं होता? सर सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं कोई धंधा कर रहा हूं, मैं कोई धंधा कर रहा हूं जो फेमा के अंदर ऑलरेडी कवर है, कि मैंने किसी को गुड्स को एक्सपोर्ट करा था, मैंने एक्सपोर्ट करा था, इसलिए उसने मुझे रेमिटेंस दी, उसने रुपए दिए, तो ये डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं धंधा कर रहा हूँ, तो जो चीजें फेमा गवर्न कर रही है वो इधर नहीं आएगा। फेमा गवर्न कर रही है वो चीज इधर नहीं आएगी। फेमा के अंदर क्या है? मेनली धंधों के रिलेशन की बात होती है, बोरोइंग की बात होती है, बोरोइंग हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया वो। पर जो अपन एफसीआरए पढ़ रहे हैं, एफसीआरए फीलिंग से समझो, एफसीआरए कंट्रीब्यूशन मतलब ऐसी प्यार भरी बातें हो रही है, डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, ऐसी अच्छी चीजें, हॉस्पिटलिटी हो गई, हॉस्पिटलिटी नहीं करती किसी की देखभाल हो गई वो वाली हॉस्पिटल, ऐसा, तो वो प्यारी बात है। तो भाई प्यार भरी चीजें ना हमेशा दुखदाई होती है, प्यार भरी चीजें हमेशा दुखदाई होती है। तो अगर बाहर से प्यार मिल रहा है तो पहले समझ लो कुछ घपला है, पहले समझ लो कुछ घपला है। ठीक है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आता। कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने कोई एक्सपोर्ट वगैरह करा, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज करी है तो वो नहीं आएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंडिया के अंदर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इंडिया के अंदर कोई भी लेट से आईआईटी, इंडिया के अंदर कोई आईआईटी है। अब आईआईटी में कोई फॉरेन स्टूडेंट आया, आईआईटी में कोई फॉरेन स्टूडेंट आया, आईआईटी में कौन आया? कोई फॉरेन स्टूडेंट आया, लेट्स से यूएसए का बंदा आया, तो यूएसए का बंदा आईआईटी के अंदर फीस जमा कराएगा, तो कोई ये कि फीस कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? नहीं सर, वो नहीं है। ठीक है, वैसे ही सेम मेरे को कोई भी फीस मिल रही है, ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार, मैं वहां पे कोई यूएसए के अंदर जाके मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार लेके आया, तो मेरा धंधा चल रहा है एक तरह से यार, उसकी फीस कोई मेरा ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये एमसीक्यू भी आया हुआ है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या आईएनआर में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैंने बताया ये करेंसी आईएनआर में भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है। तो डीडीटी, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, मिला अपन को बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एसीएस, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी। ठीक है ना, पर वही अगर अपन उसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि कोई भी गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए मिला, कोई भी गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए मिला जिसकी अपन को मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए उससे कम है, 1 लाख रुपए तक है मतलब, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। अब सर ये तो था कि कई फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब सेम फॉरेन हॉस्पिटलिटी के लिए भी कुछ रूल्स है। फॉरेन हॉस्पिटलिटी क्या होती है सर? फॉरेन हॉस्पिटलिटी समझ गए ना सर? फॉरेन हॉस्पिटलिटी मतलब सिंपल सी बात है, कभी भी कोई चीज, जैसे कि लेट से जो अपना अपना किसको बुलाए? पुतिन भैया को बुलाते हैं अपन, पुतिन भैया। पुतिन भैया कहाँ के सर? रशिया के। पुतिन भैया कहाँ के? अपने रशिया के हैं। तो पुतिन भैया रशिया के। नहीं, अपन उल्टा करेंगे ना, उल्टा करते हैं, अपन उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करना अपन को, इसमें उल्टा करना है। तो अपने जो मोदी जी है, हमारे मोदी भैया गए, कहाँ भेजे इनको? मोदी भैया को कहाँ भेजे? हमारे मोदी जी को, हमारे मोदी जी को भेजते हैं पुतिन जी के पास, हमारे मोदी जी को भेजते हैं पुतिन जी के पास। ठीक है ना, तो भाई होता ऐसा है कि अब ये आप पुतिन जी के पास गए, मतलब रशिया गए, तो भाई सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसे कोई जाएगा, इंडिया का पर्सन कभी भी कोई बाहर जाएगा, इंडिया का पर्सन कभी भी कोई बाहर जाएगा, तो इंडिया का पर्सन अगर कोई भी कोई बाहर जा रहा है, तो
ये बंदे जो है पुतिन जी, अब ये ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी को अपने हाल पे छोड़ ले, नहीं भाई, वो बंदे ना आधी बार पुतिन जी ही इनके सारे होटल का खर्चा मैनेज करेंगे, रशिया का वही मैनेज करेंगे, इनको खाना भी वही खिलाएंगे, इनका रहने खाने पीने का आधी बार कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी यही बियर करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी यही बियर करेंगे कि आओ मोदी जी आप आओ, हम आपकी टिकट बुक कराते हैं, मतलब टिकट तो मतलब क्या, इनके पास तो जेट है, पर जो भी खाने पीने का खर्चा, होटल का खर्चा सब, तो वो उनका देखभाल करना की हॉस्पिटलिटी, फॉरेन हॉस्पिटलिटी। तो अपने इंडिया के बंदों को फॉरेन से हॉस्पिटलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, फॉरेन से हॉस्पिटलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो बस वो ये यहां पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ प्रोहिबिशन है जो अपन आगे पढ़ेंगे कि इंडिया के बंदे को कभी भी फॉरेन से हॉस्पिटलिटी मिल रही है तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो ये सर, एनी ऑफर, चाहे कैश में हो काइंड में हो, चाहे कैश में हो काइंड में हो, फॉरेन से आपको मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल आपका वो बियर कर रहा है, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो यहाँ पर कवर होगा। पर अगर यही सब प्योर कैजुअल होता, प्योरली कैजुअल कि यार मेरा भाई आया था, मेरे भाई को मैंने ये करा दिया, मेरा भाई घूमने आया था, मैं मेरे भाई के पास घूमने गया, वो तो कैजुअल रिलेशन है, वो नहीं होता, वो एक्सक्लूड है इस फॉरेन हॉस्पिटलिटी पे। भाई घूमने आया, ये मैं मेरे भाई के पास गया, ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड के पास गए, बाहर वाली गर्लफ्रेंड इधर आई, तो कैजुअल है, उसमें कौन सी फॉरेन हॉस्पिटलिटी है यार, नहीं। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब समझो, अभी मतलब समझो, फिर अपन इसका आगे चलेंगे क्या है। अब सर वही अपन बोले थे कि फॉरेन सोर्स से कभी भी अपन को डीडीटी मिला एसीएस का, तो फॉरेन सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, फॉरेन सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। सब फॉरेन सोर्स के अंदर फॉरेन कंपनी इंक्लूड होगी, जो अपन ने पढ़ा था, जैसे एमएनसी वगैरह अपन ने वो पढ़ा था। गवर्नमेंट एजेंसी, कोई फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर अपन को मिला एसीएस का, कोई भी फॉरेन की कंपनी हो गई, और फॉरेन का ट्रस्ट हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक इसके अंदर कोई भी फॉरेन की इंटरनेशनल एजेंसी है, एक्सेप्ट यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसको एक्सक्लूड करा हुआ है कि इनसे कुछ भी मिलेगा तो उसको अपन फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं मानेंगे, ठीक है। और सर कोई भी सिटीजन है फॉरेन कंट्री का, वर्ड ध्यान रखना, सिटीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी सिटीजन है फॉरेन कंट्री का, अगर वो इंडिया के अंदर भिजवा रहा है तो उसको फॉरेन सोर्स माना जाएगा उस सिटीजन को। जैसे इलोन मस्क है, इलोन मस्क ने इंडिया के अंदर कुछ भी भिजवाया, इलोन मस्क ने इंडिया के अंदर मिस्टर राधे श्याम जी को कोई डोनेशन दिया तो क्या फॉरेन सोर्स है? हाँ भाई, क्योंकि इलोन मस्क कौन है, यूएस का सिटीजन है, तो यूएस का सिटीजन है तो इसको अपन फॉरेन सोर्स मानेंगे। यही सर अगर ऐसा होता कि मिस्टर राम 15 सालों से इंडिया के बाहर रह रहा है, यूएस ले रहा है, ये क्या हो गया, एनआरआई, ये क्या हो गया, एनआरआई हो गया, पर सिटीजनशिप इसके पास इंडिया की है, तो भाई वो फॉरेन सोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है, चाहे एनआरआई हो, रेसिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ये होता कि अगर इसी बंदे ने है तो इंडिया का ओरिजिन, पर इसके पास सिटीजनशिप यूएस की थी, तो भी फॉरेन सोर्स होता, तो अपन को देखना है सिटीजनशिप कहाँ की मिली, अगर फॉरेन की सिटीजनशिप है तो उसको फॉरेन सोर्स कहलाएगा। डोनेशन करा किसी एनआरआई ने, तो एनआरआई था ना वो, ऐसा तो नहीं बोला ना कि सिटीजनशिप किसी दूसरी जगह की थी, नहीं, तो वो इंडिया का ही है, उसको अपन फॉरेन सोर्स नहीं मानेंगे। इंडियन कंपनी जिसने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, मैं इंडियन कंपनी जिसमें 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्या माना जाएगा उसको, फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा सर, वो फॉरेन कंपनी नहीं है। इंडियन ओरिजिन जिसके पास फॉरेन की सिटीजनशिप है, तो उसको भी अपन फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे, ठीक है सर। तो ये सारे एमसीक्यू मैंने तुम्हारे इधर ही समराइज करे हुए, वैसे तो सारे एमसीक्यू वैसे तो मैंने तुम्हारे इधर ही समराइज करे हुए, पर फिर भी मैं तुमको एमसीक्यू बुकलेट अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ये बुक भी अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप कैसे मिलेगी तुमको, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे जाना, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे सर्च करना, वहां पे टेलीग्राम का मेरा जो चैनल आ जाएगा, चैनल में जाओगे, वहां पे मीडिया और फाइल सेक्शन होता है ना, वहां पे ढूंढ लेना, मैं सारे चैप्टर फ्री में शेयर करे हुए हैं, मतलब और कर दूंगा, जैसे जैसे तुम वीडियो देख रहे हो, हर वीडियो के साथ चैप्टर जा रहा है, तुम बार बार सर नहीं मिल रहा, अरे भाई तुम अब थोड़ी मेहनत करो, टेलीग्राम में मीडिया सेक्शन में जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे मीडिया फाइल सेक्शन आता है, उधर ढूंढा मिल लेगी तुमको सब नोट्स में, साथ में जितने भी एमसीक्यू ऐसे है ना, जितने भी एमसीक्यू आए हुए आज तक, सबकी समरी इसी तरह से, इंक्लूडिंग टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट, जितने भी चैप्टर वाइज टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, उसकी एक अलग से पीडीएफ बना के भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो भाई सब कुछ तो शेयर करा हुआ है, जान ले लो तुम, इतना सब कुछ फ्री में मिलने के बाद तुम पत्थर दिल लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करके जाते भाई, भगवान को ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे, जब भी तुम 100-200 साल बाद जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे,
क्या भाई, इतने पत्थर दिल लोग कोई वीडियो को लाइक भी नहीं करके जाते भाई। बड़ी मतलब कोई बंदा मेहनत कर रहा है, अप्रिशिएशन दूर की बात है। और भाई वो तो दूर की बात है, लाइक मैंने तुमको इतनी बार बोला भाई, तुम कमेंट करके मुझे बता दिया करो। प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है। प्लीज 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 भाई, तुम के टीचर से ऐसे रिक्वेस्ट कराते हो, शर्म नहीं आती? इतनी बार बोल दिया, अटेम्प्ट कौन सा है भाई, पूछो बता दो ना। मुझे जानना होता है तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, ताकि मैं तुम्हारे लिए उस हिसाब से और नई नई चीजें लाऊं। प्लीज बता दो, तुम बता देना मिस्टर एक्स वाई जेड, क्या सी एक्स वाई जेड, तुम सी बनने वाले हो, सी एक्स वाई जेड इस अटेम्प्ट में बनने वाले हो, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने बेसिक चीजें सब पढ़ ली। इससे एक दो एमसीक्यू आना फिक्स है, दो एमसीक्यू जैसे मान के चलो तुम ये कह दो। अब सर अपन ने जो भी इतना पढ़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब बोला इन्होंने कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पढ़ा था अपन ने, डीडीटी ऑफ एसीएस, डीडीटी ऑफ एसीएस, एसीएस डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर फ्रॉम द फॉरेन सोर्स से आ रहा है, एसीएस का आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का, तो वो प्रोहिबिट है। कुछ लोग वो डीडीटी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कुछ लोग वो डीडीटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन कौन नहीं कर सकते सर? पहले बोला इन्होंने इलेक्शन और गवर्नमेंट वाले बंदे, इलेक्शन और गवर्नमेंट वाले बंदे, इलेक्शन और गवर्नमेंट वाले बंदे, ये वाले, ये सारे सेम तरह के, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, ये वाला और ये वाले, ये पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, इसका एक ग्रुप बना लो तुम तुम्हारा। कि मतलब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन का कोई भी कैंडिडेट है, वो कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब तुम समझ गए होंगे, बाहर से पैसा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी का, फॉरेन इलेक्शन वाला बंदा इलेक्शन में यूज लेगा क्रिमिनल एक्टिविटी का पैसा, एक तरह से वो है, ठीक है ना। जैसे राहुल गांधी जी कभी भी कैंडिडेट इलेक्शन के, मतलब हमेशा कैंडिडेट तक ही रह जाते हैं, वो बात अलग है, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सेम 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 कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जैसे एमपी एमएलए वगैरह, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मोदी जी वगैरह भी नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी वगैरह, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कोई भी, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और उनका जो ऑफिस बियरर है, उनके जो ऑफिस बियरर है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर की, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर की। तो कुल मिला के यहाँ पे पॉलिटिकल वाली फीलिंग आनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन का जो भी कैंडिडेट है, साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जैसे एमपी एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी और उनके ऑफिस बियरर, पॉलिटिकल पार्टी और उनके ऑफिस बियरर, और पॉलिटिकल नेचर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल नेचर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में सर जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, जज है भाई, हमारे जज को नहीं बेच सकते हम, कुछ भी हो जाए जज को नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं बेचेंगे, पब्लिक सर्वेंट को नहीं बेचेंगे, जज को नहीं बेचेंगे। कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी कॉर्पोरेशन का जो गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर अपन ने बोला था फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या इंक्लूड नहीं होता? कोई भी गिफ्ट जो आपसे बाहर से मिल रहा है, कोई भी गिफ्ट जो आपको बाहर से मिल रहा है पर्सनल यूज के लिए, क्या बोला मैं, पर्सनल यूज के लिए, अप टू ₹1,00,000, अप टू ₹1,00,000, तो क्या ये लोग वो तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, ये लोग वो तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। कोई भी गिफ्ट 1 लाख तक का मिल रहा है पर्सनल यूज के लिए बाहर से, तो वो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। तो बाकी गवर्नमेंट वाले बंदे हो गए। फिर अपन ने डाला न्यूज़पेपर वाले बंदों को, न्यूज़पेपर और मतलब मीडिया वाले बंदे, न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो है न्यूज़पेपर फिजिकल वाला और ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये है न्यूज़पेपर फिजिकल वाला और ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो न्यूज़पेपर का चाहे कोरस्पॉन्डेंट हो, एडिटर हो, प्रिंटर हो, कॉलमनिस्ट हो, ओनर हो, पब्लिशर हो, कार्टूनिस्ट हो, मतलब न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के ये सारे बंदे, या फिर जो अपन जो डिजिटल मीडिया हो गई आजकल, ऑडियो न्यूज़, वीडियो न्यूज़, करंट अफेयर प्रोग्राम, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर, प्रिंटर, कॉलमनिस्ट, ओनर, तो कुल मिला के न्यूज़ वाले बंदों को भी मना कर दिया, तुम भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बेच सकते, हम हमारे न्यूज़ चैनल को नहीं बेच सकते बाहर किसी इंसान को, एक तरह से, ठीक है ना भाई। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते आते फिर वो अपने हिसाब से न्यूज़ चलाएंगे फिर वो। तो सर इलेक्शन वाले बंदों को मना कर दिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बियरर और पॉलिटिकल नेचर वाला, और साथ में फिर गवर्नमेंट पर्सन, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉय और न्यूज़पेपर वालों और टीवी चैनल्स वालों को मना कर दिया, तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ऊपर जो अपन ने डिस्कस करा था, डीडीटी ऑफ एसीए, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी का डिलीवरी ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी अपन को पढ़ेंगे। पर सर ये बोल दिया कि ये वाले जो बंदे हैं ना, ये वाले बंदे, ये फिर भी एक्सेप्ट के लिए इनके एक एक्सेप्शन बना दिया, तो प्रोहिबिट करा हुआ नहीं कर सकते, पर फिर भी एक एक्सेप्शन दे दिया कि ठीक है, व्हेन पर्सन कवर अंडर सेक्शन 3 कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं, मतलब ये सेक्शन 3 वाले भी कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात है, बाकी लोग तो कर ही पाएंगे। क्या क्या कब कब कर सकते हैं? उनके लिए कोई भी सैलरी वेजेस मिल रही है, उनको इंडिया के बाहर की सैलरी वेजेस मिल रही है, उनको कोई स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिल रही है इंडिया के बाहर से, तो वो तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, कोई सैलरी, कोई वेजेस, कोई स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिल रही है, वो कर सकते हैं।
कोई भी पेमेंट उनको इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से मिला, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की, मैंने कहा था ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की वजह से कोई पैसा आया, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या ही दिक्कत है। कोई भी ट्रांजेक्शन फॉरेन सोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, फॉरेन सोर्स जो यूएसए है वर्सेस, मतलब वर्सेस नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो वाला पैसा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो वाला पैसा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कोई भी रेमिटेंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आई है वो कर सकते हैं। कोई भी गिफ्ट मिला है एज एन इंडियन डेलीगेशन, मैं एक इंडिया का डेलीगेशन बनता हूं कि लेट से मोदी जी गए थे, कोई भी अपने मोदी जी गए, या फिर जो अपने अभी कौन है फॉरेन मिनिस्टर जो भी है, मैं नाम भूल के एकदम से, ठीक है, कोई भी मतलब इंडियन डेलीगेशन के बंदे फॉरेन के बाहर गए, इंडियन डेलीगेशन के बंदे फॉरेन के बाहर गए, तो क्योंकि वो क्यों गए थे, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे। तो यार इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए तो बाहर वाली कंट्री कभी कभार नहीं होती कि यार अच्छी बात है इंडिया से कोई आया है तो इनको खुश करेंगे, मतलब छोटी मोटी चीजें गिफ्ट वगैरह में देती है, तो ऐसा कोई भी गिफ्ट या प्रेजेंटेशन उनको मिला है इंडियन डेलीगेशन वाले बंदों को, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे वहां पर इंडियन डेलीगेशन को, तो उनको गिफ्ट प्रेजेंटेशन मिला है तो वो ले सकते हैं। और सर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी भी रिलेटिव से, कि रिलेटिव वर्ड है यहाँ पे रिलेटिव वर्ड है, ध्यान रखना, कोई भी रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव से, कोई भी रिलेटिव से अगर आपको 10 लाख रुपए तक का गिफ्ट मिल रहा है तो आप ले लेना। 10 लाख मतलब रिलेटिव से आप गिफ्ट तो ले ही लेना, रिलेटिव से कोई सा भी गिफ्ट मिल रहा है, चाहे ये वाले लोग भी क्यों नहीं हो, ये इलेक्शन वाले, वो भी ले सकते हैं, रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना है कि अगर आपको वो गिफ्ट, गिफ्ट अप टू 10 लाख है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वो अबाउ 10 लाख है, अबाउ 10 लाख है, तो उस केस के अंदर आपको बस सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, सेंट्रल मतलब पूरे साल भर में मिला के, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिला के, अगर गिफ्ट 10 लाख के ऊपर चलेगी आपका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बस इंटीमेट करना है FC1 में, FC1 में 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना कि यार मेरे को मेरे गिफ्ट से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा मेरे को मेरे गिफ्ट में मिले हैं, गिफ्ट में मिले मेरे रिलेटिव से। तो एक्सेप्ट तो कर सकते हो, एक्सेप्ट तो कर सकते हो, पर बस सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है सर। तो सर ये चीजें मिल सकती है, क्या क्या चीजें अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इवन वो जो थे अपने पढ़े थे इलेक्शन वाले मेंबर वाले या फिर न्यूज़पेपर वाले, ये सब भी कर सकते हैं। क्या क्या सर, सैलरी वेजेस कोई भी मिल रही है आपको, कोई भी सैलरी वेजेस मिल रही है, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिल रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई अपन ने ट्रेड करा है वहां पे उसका मिल रहा है, फॉरेन सोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी इंडियन डेलीगेशन का बंदा बाहर गया था उसको कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, या फिर रिलेटिव से, ये मेन इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वाला, तो ठीक है इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। रिलेटिव से कुछ भी ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, पर 10 लाख तक है तो कोई इंटीमेशन नहीं देना, 10 लाख के ऊपर है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने में इंटीमेशन देना पड़ेगा FC1 में। FC ये देखो, रिलेटिव से आपको 2 लाख का कोई पैसा मिला, वो एग्जाम्प्ट है क्योंकि 10 लाख के नीचे ही है, और अगर 10 लाख से ज्यादा होता तो भी FC1 आपको फाइल करना था। ये देखो, आपने लोन लिया किसी पार्टनरशिप फर्म से, लंदन में कोई पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया, तो भाई पहली बात तो ये तो इधर कवर ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, ये तो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ये तो एक लोन है, लोन का पढ़ा था अपन ने फेमा में, तो फेमा में कवर्ड है, वैसे भी फेमा में कवर्ड है, फेमा अप्लाई होगा यहाँ पे, सिंपल बात है। FM रिसीव ए फॉरेन फंड फॉर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग वाला बंदा ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, पर प्रोहिबिट है। 25,000 का गिफ्ट मिला मुझे, यूएसए में अंकल रहते मेरे, यूएसए मेरे कोई अंकल रहते, तो भाई 1 लाख से नीचे वाला तो वैसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता ही नहीं है, 1 लाख से नीचे वाला फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता ही नहीं है, तो ले सकते। ऐसे MCQ आएंगे अच्छे अच्छे और अपने ऐसे, ठीक है, ये हो गया। एक ये छोटा सा, इतना लोड मत लेना, ये वाला भी इतना लोड मत लो, बस इसको एक बेसिक सा बताता हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाना। कुल मिला के मना करा कि ये सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अब समझो यहाँ पे डायरेक्ट मना करा कि राहुल गांधी नहीं ले सकता बाहर से कोई भी पैसा, राहुल गांधी नहीं ले सकता बाहर से पैसा, तो इसने क्या करा, इसने कोई भी एक दूर का एक कोई भी बंदा उठाया, इसके पड़ोसी को उठा लिया, मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ना तो कैंडिडेट था इलेक्शन का, ना न्यूज़पेपर का चलाता था, ना ये था, इनमें से कुछ भी नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी MLA MP कुछ नहीं था। तो ये जो इसने पैसा मंगाया लेट से यूएसए से मिस्टर एक्स के अकाउंट में, फिर मिस्टर एक्स को बोला एक बार तेरे पास आ जाए ना तो चुपचाप राहुल गांधी को दे देना, चुपचाप राहुल गांधी को दे देना, चुपचाप राहुल गांधी को दे देना। तो अब ये अलाउड है क्या, तो भाई इनडायरेक्टली भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोनों को मना कर दिया, ना तो तू ऐसे दे सकता है ना तो ऐसे ले सकता है, बस ये एक तरह से इतना ध्यान रख लो इसको, इनडायरेक्टली भी आप इन लोगों को जो प्रोहिबिट है उसको इनडायरेक्टली भी आप नहीं दे सकते, बस उनके लिए ये वाले एक्सेप्टेंस है जो भी अपन ने ये पढ़े। हाँ ये छोड़ दो, फालतू बात है। हाँ अभी अपन ने पढ़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर अपन ने पढ़ा था एक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी होती है,
कि जब मोदी जी गए थे पुतिन जी के पास, मोदी जी गए थे पुतिन जी के पास, तो पुतिन जी ने भाई साहब बहुत ज्यादा उनका ध्यान रखा, खाना पीना वगैरह सब चीजों की बात के रखा है, क्योंकि वो इंडिया से कोई बंदा आया, ठीक है ना। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो भाई कोई भी बंदा जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा था, मतलब अभी कुछ है इसके अंदर और भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ओन कंपनी। तो इसमें क्या क्या कवर नहीं है, इसमें एक तो न्यूज़पेपर कवर नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर वाले और जो ये वाले बंदे थे टेलीविजन वाले, वो तो मतलब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं, वो तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं। कौन कौन नहीं ले सकते, लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय फ्रॉम ये एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पर इसमें भी कवर क्या नहीं है, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का कोई कैंडिडेट हो, पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक सर्वेंट, ये कवर नहीं है। इसमें मैंने हाईलाइट करे तुम्हारे लिए, जो ऊपर कवर थे, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बियरर कवर है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बियरर कवर है कि, और पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बियरर कभी भी नहीं ले सकता ये हॉस्पिटैलिटी। पर पॉलिटिकल पार्टी खुद से हॉस्पिटैलिटी कभी नहीं ले सकती, पब्लिक सर्वेंट नहीं ले सकता, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन का नहीं ले सकता। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस का एक ऑफिस बियरर है मिसेल राहुल जी गांधी जी, राहुल जी जी लगा रहा हूं तुमको, कुछ लोग अच्छे नहीं लगा होगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। राहुल गांधी, जैसे अब राहुल गांधी है, अब इसको कभी कहीं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने जाना है, कहीं वो जा रहा है, लेट से वो जा रहा है चाइना, तो चाइना वाले इसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी देने वाले चाइना वाले हैं। कौन है वहां का, क्या नाम है, नाम ही भूल गया इसका यार, मैं नाम तो जल्दी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो चाइना वाले राहुल गांधी को फॉरेन हॉस्पिटल लेने जा रहे हैं। तो भाई मना कर दिया, तू नहीं ले सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना मिल जाए, तो किसी से भी फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकता। मतलब ये वाले लोग, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना मिल जाए, आप किसी से भी फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, जिसमें मेनली है मिस्टर अमित शाह जी, वो अप्रूव करेंगे इस बंदे को। वो बोलेंगे तेरे को जाना हो तो जा राहुल गांधी, तेरे को कौन रोक रहा है चाइना जाने से, निकल, बहुत मजे लेते हैं इसके वैसे भी, तेरे को निकल निकल जाना हो जा, फिर तू आ जाके फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं लेगा, बात खत्म। तो भाई ये इसके साथ ऐसा करा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा करते भी इस बेचारे के साथ, ऐसा बहुत बुरा करते हैं, इसका बहुत बुरा करते हैं बेचारे को, रोना आ जाता है इसको, मुझे क्या आएगा, मेरे को तो खुशी होती है। चलो, तो ये है, तो ये इन लोगों को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने से भी मना कर दिया। कोई भी जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इन लोगों में से कोई भी जाएगा तो, ठीक है। पर सर अगर लेट से मोदी जी भी जाएंगे तो मोदी जी भी एक बार तो मोदी जी को भी अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार, मतलब सेंट्रल, मोदी जी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे तो, पर इनको अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी। पर लेट से मोदी जी वहां पे गए थे, पुतिन जी के पास, तो भाई अब वहां पर ना पर दिक्कत ही पड़ी, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल तो ले ली थी इन्होंने, मतलब अप्रूवल नहीं ली थी, ये पर्सनल टूर से चले गए। इस बार मोदी जी क्या गए, पर्सनल टूर पे गए थे। इस बार मोदी जी पर्सनल टूर पे गए बिना किसी परमिशन के। उन्होंने कहा मेरे को किसी से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं लेनी, मैं खुद जाऊंगा थाईलैंड और मैं खुद के पैसों से वहां पे मजे करूंगा। थाईलैंड में मतलब नॉर्मल एंजॉय घूमेंगे, किसी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं लेनी, मोदी जी अलग गए। पर दिक्कत ये पड़ी, मोदी जी एकदम से बीमार हो गए, इमरजेंसी एड इलनेस, वो बीमार पड़ गए, अब वहां पे थाईलैंड में उनके मिनिस्टर ने देख लिया, थाईलैंड, अरे मोदी जी इंडिया वाले तो बीमार पड़ गए, तो अब क्या करें, इनके तो इलाज कराना पड़ेगा, इनका इलाज कराना पड़ेगा। पर फिर मोदी जी मना करे, अरे नहीं नहीं मेरे पास तो परमिशन ही नहीं है। अरे मोदी जी करा लो इलाज, कुछ हो जाएगा, वरना भगवान ना करे कुछ हो जाएगा, करा लो। अब मोदी जी इस हालत में कहा किससे परमिशन लेने बैठेंगे, इसलिए बोला अगर आप कभी फॉरेन में गए हुए हो, फॉरेन में इमरजेंसी इलाज की जरूरत पड़ जाए तो आप करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इमरजेंसी कभी भी ऐसे इलाज पड़ जाए, मतलब केवल इलाज कराने वाला तो आप करा सकते हो। बस ऐसा है कि अगर आपने मतलब इलाज तो करा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर इलाज होने के बाद अगर वो 1 लाख रुपए तक का आपने इलाज कराया था तो कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज कराया था तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में इंटीमेट करना पड़ेगा कि देखो मैंने वहां पे बीमार पड़ गया था और मैंने इलाज कराया, मैं वहां पे बीमार पड़ गया था और मैंने वहां पे इलाज कराया। तो कब बताना पड़ेगा, विथ इन 1 मंथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा विथ इन 1 मंथ, ठीक है ना। एक बार मेडिकल इमरजेंसी आपने ले ली तो ठीक है, पर हाँ 1 लाख से कम वाली वैल्यू तो मैंने कहा फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सडन इलनेस एक बार आ गई तो उसको प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए भाई, बीमारी क्योंकि थोड़ी ना आती, सीधी बात है। और ये छोटा सा रूल है, कोई खास नहीं इसके अंदर। FC2 कभी भी वही है कि FC1 अपने पढ़ाता जब भी अपन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रही है रिलेटिव वगैरह से, तब अपन देते हैं 10 लाख की है, 10 लाख के ऊपर है। और वो ये कि आपको कभी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने जाना है, तो एटलीस्ट जैसे राहुल गांधी जा रहा है तो राहुल गांधी को 2 वीक पहले, जाने के 2 वीक पहले एक बार बताना पड़ेगा कि मैं वहां जा रहा हूँ चाइना और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में वहां पे लूंगा, मतलब अप्रूवल करेंगे तो FC2 फॉर्म के अंदर बताएगा वो। इंडियन आईएएस, अब ये ना जर्मनी गया था बंदा,
इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, ये ऑफिस बियरर है ना, मतलब ये तो इसमें कवर होता है गवर्नमेंट सर्वेंट वाले के अंदर, ये एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट इधर कवर हो रहा है। तो इसमें तो भाई पर 65,000 तक की थी, इसलिए कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो ये अपना एक पोर्शन एक तरह से पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब थोड़ा नया पोर्शन है। अब एक ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, वो सब हो गया। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते वक्त, वो सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब है मतलब थोड़ा नया पोर्शन है और इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर खास। प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये भी है सर। सबसे पहले तो ये देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अब कोई भी लेगा, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेगा, कोई भी इंसान, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। जैसे अब जो भी मतलब कोई भी इंसान, मैं बताऊंगा मतलब आगे तुमको कि लेट से जो अपन अभी बोलते हैं ना ट्रस्ट वगैरह जो होती है, ट्रस्ट वगैरह जो होती है, स्पेसिफिकली ट्रस्ट वगैरह की बात करते हैं, ट्रस्ट हो गए ऐसे ट्रस्ट वगैरह चलती है, इनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड के चांसेस होते हैं भाई, इलीगल डोनेशन वगैरह के, इन सब के, टेररिस्ट वगैरह के। तो ट्रस्ट वगैरह भी जो भी ऐसी चल रही है, अगर उनको कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो उनके पास दो ऑप्शन है। वो या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकती है, मतलब रजिस्ट्रेशन ले सकती है कि भाई वो रजिस्ट्रेशन जनरली वैलिड होता है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, कि 5 साल के लिए अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने ले लिया तो 5 साल तक वो कंटिन्यूस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनका है कि यार ऐसा है कि ये तो है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन 5 साल के लिए है कि मतलब कंटिन्यूस अगर तुम्हारे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लेना। पर उनको ही पता है वन टाइम कोई काम है, कोई वन टाइम काम है कि यार एक ही बार हमको तो फॉरेन से पैसा चाहिए, 5 साल तक वैसे भी हमको नहीं लाना, तो एक काम करो, आप अलग से एक प्रायर अप्रूवल ले सकते हो, प्रायर परमिशन ले सकते हो। केवल वन टाइम के लिए आप प्रायर परमिशन ले सकते हो कि हमारा इतना पैसा आने वाला है, ये अप्रूव कर दो, फॉरेन ग्रांट के अंदर ये अप्रूव कर दो। तो वो ऐसा कुछ इन दो में से कुछ एक कर सकती है। ठीक है, तो अब एक का मिस्टर, दो ट्रस्ट चल रही है, एक है मिस्टर एक्स ट्रस्ट, एक है मिस्टर वाई ट्रस्ट, मिस्टर वाई ट्रस्ट। दोनों मान लो दोनों रजिस्टर्ड है, दोनों के पास सर्टिफिकेट है, दोनों रजिस्टर्ड है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया था वो आया था मिस्टर एक्स की ट्रस्ट के पास। मिस्टर एक्स ट्रस्ट है, मतलब ये मिस्टर एक्स में लिख दो, एक्स ट्रस्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, एक्स ट्रस्ट, ट्रस्ट ए, ठीक है ना। तो इसके पास आया था ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या ये अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी दूसरी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकती है, दूसरी ट्रस्ट या दूसरे पर्सन किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है? नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती, बस ये बोला नॉट ट्रांसफर। ये एमसीक्यू भी उसी पे आया हुआ है कि वो ट्रांसफर करना चाहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नहीं कर सकते भाई, अलाउड ही नहीं है ट्रांसफर। ठीक है, अब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया वो किस चीजों के लिए यूज ले सकते हो अभी बताएंगे। भाई कुल मिला के जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, जिस पर्पस के लिए आया है तुम उसी पर्पस के लिए यूज ले सकते हो। जिस पर्पस के लिए तुम्हारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, तुमने बोला था कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है हम इसको इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, तुम उसी पर्पस के लिए यूज ले सकते हो और किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं ले सकते। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो तुम कोई भी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी नहीं करोगे, वो प्रोहिबिटेड है। जो भी पैसा बाहर से आया उसकी कोई स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आप उसका नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करा हुआ है, कैन नॉट बी यूज फॉर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आप उसका नहीं कर सकते, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आप उसका नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में क्या होता है सर, वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो मार्केट वैल्यू से ऊपर नीचे हो सकता है, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, हायर रिटर्न के चक्कर के वो कर रहे हो, ठीक है ना। पर आप डेट फंड बेस को इन्वेस्टमेंट है तो वो स्पेक्यूलेटिव नहीं कहलाएगा, मतलब डेट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। छोड़ो, म्यूचुअल फंड में मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जो अब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, मैंने कहा था ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने कहीं पे डिपॉजिट कराया उससे अगर कोई इनकम जनरेट हुई, जैसे इंटरेस्ट जनरेट हुआ उस फॉरेन सोर्स से, वो इंटरेस्ट या फिर इनकम वो भी फॉरेन सोर्स ही कहलाएगा, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि इंटरेस्ट इन म्यूचुअल फंड, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट मिला तो ये भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही है। इस इंटरेस्ट को भी आप इस इंटरेस्ट को भी जो भी फॉरेन सोर्स से जो इनकम जनरेट हुई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो इनकम जनरेट हुई, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे ये इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को भी आप स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में नहीं यूज ले सकते। और जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में यूज कर सकते हो। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसमें यूज ले सकते हो। क्या? केवल मैक्सिमम 20% ही आप यूज ले सकते हो। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया वो क्या अपनी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज ले सकते हो। क्या फॉरेन कंट्री 20% जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए उसको क्या, सॉरी हाँ वापस सॉरी मैं कुछ मैसेज देखने लग गया था। हाँ, जो भी अपने पास फॉरेन सोर्स आया उसको क्या अपन अपनी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज ले सकते हैं। क्या केवल 20% तक, मतलब जितना
फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया उसका केवल 20%, उसका केवल 20% ही अपन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यूज ले सकते हैं। जैसे लेट से कोई स्कूल है, जैसे कोई स्कूल है, इस स्कूल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, तो अब ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो इसमें केवल अप टू 20% यूज ले सकते हैं। इसका कोई रेंट दे रहे हो, रेंट भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। कोई भी लीगल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। कोई भी लेट से पियोन की सैलरी दे रहे हो, कोई भी वहां पे पियोन है, क्लर्क है, उसकी सैलरी दे रहे हो, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। पर सर वहां पे जो टीचर है, टीचर की जो सैलरी दे रहे जो, अरे भाई तुम अगर टीचर की सैलरी दे रहे हो तो टीचर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी ना है। टीचर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी ना है, वही तो मेन रिसोर्स है स्कूल का। स्कूल का मेन रिसोर्स क्या होता है? टीचर। तो इसकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं कहलाती भाई, ठीक है ना? वही है। फिर देखो, वही मैंने बोला कि कोई भी पर्सन तुमको ट्रेन करने आ रहा है, जैसे टीचर वगैरह हो गया, उसको कुछ सैलरी दे रहे हो, तो वो थोड़ी ना एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई डाटा कलेक्ट वगैरह करने आ रहा हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे अकाउंटिंग हो गया, कोई भी वेजेस रिम्यूनरेशन हो रहा है, कमिटीज का, मैनेजमेंट का, मतलब जो अपना मेन एम्प्लॉय नहीं है, लीगल काउंसिल हो गई, कोई सैलरीज वगैरह कोई भी नॉर्मल बंदों की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी वोटर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। इसमें केवल 20% तक ही तुम यूज ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की। फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी चाहे तो कोई सी भी नोटिफिकेशन निकाल के किसी को भी मना कर सकती है कि तू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बात खत्म, फालतू बात है। और वो ये कि भाई प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, कि अगर कोई भी आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वैसे तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर आ गया, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आ गया, लेट से मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स के पास, तो मिस्टर एक्स ने जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया था वो कोई प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट में था कि वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। तो मिस्टर एक्स को वो ऑर्डर कर सकती है कि ये जो तेरे पास पैसा आया ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो जब्त भी कर सकती है, वो पैसे को जब्त भी कर सकती है, उसको प्रोहिबिट कर सकती है कि इस पैसे को तू कहीं पे भी पे डिलीवर ट्रांसफर नहीं करेगा, पे डिलीवर ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ भी करा तूने तो इम्प्रिजन 3 साल तक की जेल, फाइन या फिर दोनों लगा देंगे, ठीक है? मतलब फालतू पॉइंट तो कोई खास खास नहीं है, ये वाले तो छोटे छोटे, इसलिए मैंने काटते गए, काट दो कि ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ दो। मतलब किसी को भी प्रोहिबिट कर सकता है कि तू फॉरेन करेंसी, तू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, या एक्सेप्ट कर लिया तो उसे यूज नहीं करेगा, वो है कैसे कर सकता है, फालतू बातें। अब आ जाओ सर रजिस्ट्रेशन पे, अब आ जाओ सर रजिस्ट्रेशन पे। तो मैंने बोला था दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने, तो दो ऑप्शन है, या तो आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या फिर प्रायर अप्रूवल ले सकते हो, प्रायर अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है? तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कौन कौन लेगा सर? सर ये एप्लीकेबल होता है कोई भी बंदा जो ये इस तरह के काम कर रहा है, रिक्स वाले काम, रिक्स वाले, रिक्स क्या होती है सर? रीजनल इकोनॉमिक एजुकेशन कल्चरल सोशल, रीजनल इकोनॉमिक, REECS, रीजनल इकोनॉमिक एजुकेशन कल्चरल सोशल, रीजनल एजुकेशन इकोनॉमिक कल्चरल सोशल, रीजनल इकोनॉमिक कल्चरल इकोनॉमिक सोशल, ऐसा कोई भी काम कर रहा है रिक्स वाला, कोई भी रिक्स वाला काम कर रहा है, तो भाई आपको हमेशा या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, इन काम के लिए, इनके लिए, मतलब कोई भी ऐसा कोई ट्रस्ट वगैरह है ऐसा कोई भी उनको, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जब भी लेते हो, ये किसके अंदर लेते हो? FC3A, FC3A, FC3A के अंदर लेते हो। प्रायर अप्रूवल अगर आपको किसी की लेनी तो FC3B, 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 तो FC3A के अंदर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो या प्रायर अप्रूवल ले सकते हो FC3B के अंदर। और अगर कभी भी अगर आपको लगा, कभी भी अगर कहीं पे कॉन्ट्रावेंशन लगा, कभी भी कहीं पे कॉन्ट्रावेंशन लगा कि भाई इस बंदे ने जो भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिया था, ऐसा कुछ भी लिया था, उससे उसने जो भी पैसा एक्सेप्ट करा, मतलब कॉन्ट्रावेंशन करा है, कभी भी किसी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करा, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है कि जो भी पैसा तूने अभी तक रिसीव नहीं करा है, अनरिसीव्ड, मतलब अरे भाई मेरी स्पेलिंग की तो बहुत बुरी ठुक गई है जब से ये ऑटो करेक्ट वगैरह आ गए हैं। अनरिसीव्ड फॉरेन करेंसी है, या फिर अनयूटिलाइज, जो पैसा ऑलरेडी मिल गया था पर अपन ने अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं करा है, तो अनरिसीव फॉरेन करेंसी है कि कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यार फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कोई भी ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो अभी तक मिला नहीं है, रिसीव नहीं, और अपन को पता है कि ये बंदा कॉन्ट्रावेन कर चुका है, ऑलरेडी कॉन्ट्रावेन कर चुका है कुछ ना कुछ, तो अपन उसको मना कर देंगे, तू और बाकी का पैसा रिसीव नहीं करेगा, बाकी का पैसा रिसीव नहीं करेगा। और जो अनयूटिलाइज पैसा तेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, अनयूटिलाइज पैसा ऑलरेडी पड़ा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, उसको भी तू आगे यूटिलाइज नहीं करेगा, उसको भी आगे यूटिलाइज नहीं करेगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? के पहले एक बार ये कराता हूँ फिर आगे बताता हूँ।
ठीक है, ये कोई खास काम तो नहीं है वैसे, फालतू पॉइंट वाला इतना कोई यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं सर। कुल मिला के आप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा है कि आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट के अंदर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रिसिप्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। वो क्या बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इंस्टॉलमेंट में कि अगर आपको 100 करोड़ रुपए मंगाने हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी, तो उसका मतलब बोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा है, उसका 75% तक आप एक बार मंगा लो, मतलब 75 करोड़, और पहले आप इसको यूटिलाइज करो, पहले आप इसको यूटिलाइज करो। हम देखेंगे आपने इसको सही से यूटिलाइज करा ही नहीं करा, कोई गलत काम के लिए तो यूटिलाइज नहीं करा। जब हम सेटिस्फाई हो गए कि 75% आपने अच्छी जगह यूटिलाइज कर लिया, तो रिमेनिंग 25% आप अगले इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेना, अगले इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेना, ठीक है ना, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो अब सर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीजें जान लो। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने कहा था 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इनसे एमसीक्यू बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है या फिर परमिशन के लिए अप्लाई करा है, या तो परमिशन के लिए अप्लाई करा है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, किसको अप्लाई करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही आपने अप्लाई करा है, जैसे ही आपने अप्लाई करा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर जनरली आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल दे देती है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल दे सकती है। 90 डेज से ज्यादा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस वो रीजन बता देगी कि मैं ये रीजन हो गया तो बाद में दे दूंगी, रीजन हो गया तो बाद में दे दूंगी, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद सर 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद सर्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करना है फिर, तो सर उसके बाद भी बोला है कि आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। जैसे ही 5 साल एक्सपायर होने वाले, जैसे आपके 5 साल एक्सपायर होने वाले, लेट से अब रिन्यू का प्रोविजन है सर, इसका रिन्यू कैसे होगा सर, जैसे आपके 5 साल खत्म होने वाले, लेट से आपके 5 ईयर यहां पर खत्म हो रहे, 5 ईयर यहां पर खत्म हो रहे आपके 5 ईयर, तो इसके पहले के 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है, इसके पहले के 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन दे देनी है रिन्यूअल की, 6 महीने के अंदर अंदर। कितने रुपए लगते हैं, 5,000 रुपए लगते हैं, 5,000 रुपए लगते हैं कि 6 महीने के पहले, इसके जैसे एक्सपायर होने वाला है उसके पहले 6 महीने पहले ही बोल दो इसको रिन्यू करने के लिए। और अगर आपने नहीं बोला इसके पहले 6 महीने, चलो कोई बात नहीं, आपको 1 साल एक्सपायर होने के बाद का 1 साल और दिया, एक्सपायर होने के बाद का 1 साल और दिया, पर इस बार आपको 5,000 प्लस 5,000 का फाइन, मतलब 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, 5K प्लस 5K 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। फालतू पॉइंट है कि कुछ मिला के जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कोई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन दे रही है, तो वो बहुत सारी कंडीशन लगा सकती है, बहुत सारी कंडीशन लगाती है कि तुम इस पैसे का ये नहीं करोगे, तुम इस पैसे का वो नहीं करोगे, तुम इस पैसे का वैसा वैसा नहीं करोगे, फालतू पॉइंट है, ठीक है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 5 साल, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा, ठीक है ना, और जिस पर्पज के लिए मंगाया उसी पर्पज के लिए यूज लेना है। कोई भी एप्लीकेशन फालतू है, छोड़ दो, कोई भी एप्लीकेशन फालतू बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेगी या प्रायर परमिशन लेगी, तो बहुत सारा डिटेल लेगी, आईडी प्रूफ वगैरह लेगी, आधार कार्ड लेगी, पासपोर्ट लेगी, ओसीआई कार्ड लेगी, फालतू पॉइंट है। सस्पेंशन और वो अपन बाद में पढ़ते, पहले इसका रुको, मैं इसको रिन्यूअल वाला पॉइंट कहा गया, एक बार तुमको एग्जांपल दे देता हूँ, उसका क्वेश्चन भी आया है ना, हाँ ये रहा रिन्यूअल, रिन्यूअल वाला पॉइंट। अब रिन्यूअल मैंने कहा था कि 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी वाला, मैंने बोला कि यहाँ पर आपका एक्सपायर होने वाला है, यहाँ पे 5 ईयर आपके खत्म होने वाले हैं, तो आप इसके पहले के 6 महीने के अंदर आप ले सकते हो, या फिर बाद में 1 साल, या फिर बाद में 1 साल, बस यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा, इसके पहले 6 महीने पहले कराना है फिर। तो इसमें FC3C सो 3A था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, 3B था उसका प्रायर परमिशन का, 3C हो गया रिन्यूअल के लिए। तो 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी, 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी 5,000 रुपए के अंदर, पर हाँ लेट फीस के साथ 5,000 की एक्स्ट्रा लेट फीस और दे दो, और अप टू 1 ईयर भी आप वापस से करा सकते हो, ठीक है ना। और वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वापस 90 डेज के अंदर, वहां पे अपन ने ऊपर पहले ये भी पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर, जब भी आप पहली बार अप्लाई करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर अप्रूव कर देती है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से 90 डेज के अंदर अप्रूव कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से 90 डेज के अंदर अप्रूव कर देगी, जब भी आप उसको आप अप्रूवल बोलोगे कि हमको रजिस्ट्रेशन लेना है, हमको रजिस्ट्रेशन लेना है, वापस से अप्रूव कर देगी, मतलब सॉरी रिन्यू करना है, सेंट्रल 90 डेज के अंदर कर देगा, वो ये वापस से 5 साल के लिए वैलिडिटी हो जाती है। तो देखो जो एग्जांपल दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2012 को दिया था, तो 5 साल तक वैलिड है। 5 साल कितना होगा सर, 12, 13, 14, 15, 16, 12 पूरा का पूरा, 12, 13, 14, 15, 16, तो 31 दिसंबर 2016 तक वैलिड है। तो इसके रिन्यू के लिए कब अप्लाई करना है, जस्ट 6 महीने पहले, जस्ट 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले क्या होंगे, इसके 31 दिसंबर का 6 महीना पहले, देखो यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है ना, का एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर 2016, तो रिन्यू के लिए कब अप्लाई करना है सर, इसके जस्ट 6 महीना होगा 1 जुलाई 2016, तो इसके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे अप्लाई करा उसके बाद गवर्नमेंट कब देगी, जैसे आपने 31 अगस्त को मानो अप्लाई करा, तो गवर्नमेंट कब तक देगी आपको, अप्रूव करेगी 90 डेज के अंदर, तो 31 अगस्त प्लस 90 डेज 29 नवंबर
ठीक है, ऐसे एमसीक्यू बनेंगे तो ये तुमको याद करना पड़ेगा। अब देखिए सर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सस्पेंड भी कर सकती है, या फिर कोई बंदा खुद से उसको चला के सरेंडर भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सरेंडर भी कर सकता है, कोई बंदा खुद से चला के सरेंडर भी कर सकता है। तो भाई सबसे पहले तो कैंसिल कब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? सबसे पहले से कैंसिल कब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? सर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देगी जब से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इसने जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया था कुछ गलत गलत इंफॉर्मेशन लगा बता के लिया था, गलत गलत चीजें बताई थी, इसलिए हमने इसको दे दिया। सच बताता तो हम पहले भी नहीं देते। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, हमने जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे लिख के दी थी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसने उस टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट कर दिया, उसने इस एक्ट और रूल को वॉयलेट कर दिया। या फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि वो इनएक्टिव है लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से, या फिर डिफंक्ट बन गया है कि मतलब मिल ही नहीं रहा है, लास्ट 2 सालों से उसने कोई भी एक्टिविटी करी नहीं है उस फील्ड के अंदर। वो ट्रस्ट जो है ना, उसने लास्ट 2 साल से बिल्कुल इनएक्टिव है, लास्ट 2 साल से बिल्कुल एक्टिविटी इनएक्टिव है, उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, या फिर वो डिफंक्ट बन गया, भाग गया कहीं पे, मिल ही नहीं रहा वो कहीं पे, ठीक है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ भी लगा कि भाई उसने गलत गलत बता के कोई भी अपन से अप्रूवल ली थी, टर्म एंड कंडीशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो टर्म एंड कंडीशन थी वो नहीं उसने फुलफिल करी, उसने वॉयलेट करा कोई भी प्रोविजन, उसने कोई भी प्रोविजन वॉयलेट करा, या फिर वो इनएक्टिव था लास्ट 2 सालों से, लास्ट 2 सालों से इनएक्टिव था, ठीक है ना, डिफंक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी, तो उस केस के अंदर उसका सेंट्रल गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। और अब पर उसको कैंसिल करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा दिया जाएगा, कैंसिल करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा उसको दिया जाएगा। और सर इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक बार आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया तो 3 साल का आपको कूलिंग पीरियड मिल जाएगा। 3 साल तक आप कहीं पे भी अप्लाई, मतलब आप कभी भी अब वापस से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 3 साल तक के लिए आपका ठुक गया, 3 साल के लिए आपकी ठुक गई सर, ठीक है ना, 3 साल की आपकी ठुक जाएगी एक बार का सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, ठीक है। इसका एमसीक्यू आया हुआ है, 2 साल तक डिफंक्ट था, 2 साल तक कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक इनएक्टिव था वो, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। अब सर ऐसा है, सस्पेंड कब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है, इसको लग रहा है कि मैं कैंसिल करने वाली हूं, कैंसिल करने वाली हूं, कैंसिल करने वाली हूं, पर कैंसिल करेगी कब करेगी? ऐसा लग रहा है कि कैंसिल, उसने खुद ने बोल दिया कि मेरे को कैंसिल कराना है रजिस्ट्रेशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका रजिस्ट्रेशन शायद कैंसिल कर सकता है, कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पर पहले उसके बीच में कोई इंक्वायरी करनी थी, उसको कोई इंक्वायरी करनी थी, तो कैंसिलेशन करने के लिए इंक्वायरी तो करेगी ना वो, बहुत सारी चीजें, उसके बाद में कैंसिल होगा, पहले तो वो बहुत सारी चीजें इंक्वायर करेगी, उसके बाद कैंसिल होगा। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कुछ चीजें उसमें एनालाइज कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगा कि कैंसिलेशन हो सकता है, इसका कैंसिलेशन सेटिस्फाई कि मैं इसको कैंसिल कर सकती हूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक कैंसिल नहीं कर रही, कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही है, उस पीरियड में उसको सस्पेंड कर देगी, उस पीरियड में उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगी, उस पीरियड में उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगी। मैक्सिमम केवल 180 डेज तक ही सस्पेंड कर सकता है, मैक्सिमम केवल 180 डेज तक ही सस्पेंड कर सकता है, प्लस 180 डेज वापस से एक्सटेंड हो सकता है। तो 180 डेज प्लस 180 डेज, 180 डेज प्लस 180 डेज तक वो सस्पेंड कर सकता है उसका रजिस्ट्रेशन। तो ये टेम्परेरी सस्पेंशन है, अभी तक टेम्परेरी सस्पेंशन। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी कि इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकती है, वरना नहीं करेगी। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए कर सकता है मतलब सस्पेंड इसको, कि जब भी उसको लग रहा है कि हाँ भाई कैंसिलेशन कर सकते हैं इसका अपन, तो पहले एक बार इसको सस्पेंड कर लेते हैं और कुछ चीजें इंक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 180 डेज के लिए ही मैक्सिमम आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, प्लस 180 डेज के लिए भी आप कर सकते हो। और जब भी आपका सस्पेंशन हुआ है, जब भी आपका सस्पेंशन हुआ है, तो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव नहीं कर सकते, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव नहीं कर सकते। और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके पास एग्जिस्टिंग है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके पास एग्जिस्टिंग है, उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सर इसके अंदर क्या बोला, यूटिलाइजेशन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पर यूटिलाइज मतलब कोई भी, एक तो सिंपल सी बात है कि आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर ही नहीं सकते, सस्पेंड हो गया तो कर ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते, बात खत्म, बात खत्म। पर जो एग्जिस्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ना, एग्जिस्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपने बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसका आप क्या कर सकते हो, 25% तक, जो आपके पास अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसके 25% तक, उसके 25% तक आप उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज ले सकते हो, बट अप्रूवल ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। और 25% से ज्यादा अगर आपको यूटिलाइज करना है तो बैलेंस 75%, वो तो आप नहीं ही कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से भी नहीं ही कर सकते। वो तो जब तक आपका सस्पेंशन नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं।
तो सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप सस्पेंड हो गए, सस्पेंशन हो गया आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, तो 180 डेज प्लस 180 डेज के लिए हो सकता है। सस्पेंशन पीरियड में आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगा तो नहीं सकते, बात खत्म। पर जो आपके पास एग्जिस्टिंग पैसा पड़ा है उसको यूज भी नहीं कर सकते। पर हाँ इतना है कि 25% तक का पैसा आप यूज कर सकते हो फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके। उसके अलावा जो रिमेनिंग 75% पैसा है वो तो आप अभी यूज कर ही नहीं सकते जब तक सस्पेंशन पीरियड। ठीक है सर, चलो फिर ये फालतू पॉइंट है, मतलब ठीक है इसके अंदर कि वो बंदा चाहे तो खुद से सरेंडर भी करा सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉल्यूंटरीली करा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे देना फॉर्म FC7 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगा कि हाँ भाई उसने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं करा, FCRA का सब कुछ ठीक है, तो वो कर देगा सरेंडर। सरेंडर कब से वैलिड होगा? जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, बात खत्म। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर, कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक बार मतलब लेट्स से कि किसी का भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो अब वो उस पैसे को तो यूज कर ही नहीं सकता, उस पैसे को तो यूज कर ही नहीं सकता। तो भाई वो जो पैसा उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला, उसको कौन मैनेज करेगा? जो भी प्रिस्क्राइब बैंकिंग अथॉरिटी है ना, वो यूज करेगी। मतलब वो उस सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसको वैसे वैसे यूज करना पड़ेगा। फालतू बात है, काट दो इसको। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या सर? इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये वाला बहुत। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा कैसे सर? जिस जिस भी इंसान को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगवाना है, जिस जिस भी इंसान को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगाना है, वो केवल एक अकाउंट में मंगा सकता है। FCRA अकाउंट उसको एक बैंक में नया खुलाना पड़ेगा। हाँ जी सर, जैसे अपना सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसे एक FCRA अकाउंट होता है। वो FCRA अकाउंट खुलाना पड़ेगा, और वो भी किसके साथ? वो सर खुलाना पड़ेगा अपन को SBI न्यू दिल्ली की मेन ब्रांच में, SBI न्यू दिल्ली की मेन ब्रांच में। ये इंपॉर्टेंट है पूरा, SBI न्यू दिल्ली, याद रखना। FCRA अकाउंट उसको खुलाना पड़ेगा सारी कंपनियों को जिसको भी FCRA लेना है, SBI न्यू दिल्ली, SBI न्यू दिल्ली। तो आपको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो किसमें रिसीव करना पड़ेगा आपको? वो रिसीव करना पड़ेगा केवल FCRA न्यू दिल्ली, FCRA न्यू दिल्ली। कोई भी मतलब पैसा फॉरेन में कहीं से भी आ रहा है, FCRA न्यू दिल्ली, FCRA न्यू दिल्ली, बस बात खत्म। और कहीं पे भी आप वो पैसा रिसीव नहीं कर सकते, ये चीज गांठ बांध लेना दिमाग में, रिसीव कहीं से भी नहीं कर सकते, केवल मतलब और किसी दूसरे बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते FCRA वाला पैसा, केवल इसी बैंक अकाउंट में रिसीव करना पड़ेगा। पर सर इसमें एक बात आती है कि अब रिसीव तो एक बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा, वो ये एक अकेला यही बैंक अकाउंट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर जब हम इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे तो उसमें एक्सेप्शन दे दिया कि यूटिलाइज करते वक्त आप वो पैसा इस बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में बाद में ट्रांसफर कर सकते हो यूटिलाइज करने के लिए। उसके लिए आप कोई दूसरा वन अदर FCRA अकाउंट एक और खुला सकते हो, कहीं पे भी विथ एनी बैंक, दूसरा FCRA अकाउंट आप खुला सकते हो किसी भी दूसरी बैंक के साथ। इसमें डायरेक्ट पैसा रिसीव नहीं करोगे बाहर से, US से, दुबई से डायरेक्ट पैसा इसमें नहीं आएगा। पैसा किसमें आएगा? सबसे पहले ये गांठ बांध दो बस दिमाग में, पैसा सबसे पहले किसमें आएगा? इसी में आना चाहिए, FCRA SBI दिल्ली का, SBI न्यू दिल्ली का। फिर भाई यूटिलाइज करने के लिए, हाँ भाई यूटिलाइज करने के लिए आप दूसरे बैंक अकाउंट खुला सकते हो, जैसे एनी अनदर वन FCRA अकाउंट किसी भी बैंक के साथ, किसी बैंक, और ये एंड मल्टीपल अदर बैंक अकाउंट, बाकी कोई भी बैंक अकाउंट, नॉर्मल बैंक अकाउंट आप जितने खुलाने हो खुलाओ। तो जब यूज करना हो तो इस वाले पैसे को अपन बाद में इनमें ट्रांसफर कर देंगे, इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और यूटिलाइज अपन अलग अलग डिफरेंट बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। पर जब मंगाना होगा तो इसी में मांगे, ठीक है। और सर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है FCRA अकाउंट के अंदर, जो भी पैसा आया गया यूज हुआ, वो SBI बैंक वाला जो है ना, वो 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, 48 आवर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि भाई ये पैसा आया था, रिसीव हुआ था, इधर इधर से हुआ था। रिसीव FCRA अकाउंट में होगा SBI न्यू दिल्ली वाले के, पर आपको होल्ड या फिर यूटिलाइज करना है उस पैसे को, तो एक से ज्यादा आप FCRA अकाउंट खुला सकते, एक अकाउंट एडिशनल FCRA अकाउंट खुला सकते हो, दूसरी बैंक में एक से ज्यादा नॉर्मल अकाउंट खुला सकते हो। बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा, SBI और जो भी अदर शेड्यूल बैंक है, ये वाला अदर जो शेड्यूल बैंक है, इन सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा 48 आवर्स में ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, कि ये वाले बैंक जो है, ये वाले बैंक इनको 48 आवर्स, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ उसके विद इन 48 आवर्स, कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब विद इन 48 आवर्स आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और जो FCRA का पैसा मिला है वो किसी भी नॉर्मल बैंक अकाउंट के अंदर, मतलब आप नॉर्मल बाकी पैसों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन वापस आया है कि आप रिसीव तो केवल एक अकाउंट में करना है, पर यूटिलाइज मल्टीपल अकाउंट से कर सकते हो, यूटिलाइज मल्टीपल अकाउंट से कर सकते हो। साथ में बैंक वालों को तो रिपोर्टिंग करनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा आया है गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। साथ में जिस बंदे को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन मिली है, जैसे ही उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसके पास आया है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कितना अमाउंट आया है, कैसे यूटिलाइज करा है, वो सब वाला उसको भी बताना पड़ेगा। सब में लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गए। अब बस बचे कुछ चिंदी, अब बचे कुछ, मतलब यहां तक एक तरह से मान लो
अपना चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। अब कुछ बचा है चिंदी चिंदी, जिसमें अपन को सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि यही था चैप्टर। अब बस कुछ प्रोसेसरल पार्ट है, गलती से 2 एक एमसीक्यू आ जाए, गलत नहीं 2 तो ज्यादा बोल गया मैं, एक आधा एमसीक्यू गलती से आ जाए शायद, तो पढ़ लेते हैं, बाकी हाँ इतने माते अब नहीं फोन, ठीक है सर, सिंपल सी बात है। उसके अंदर बात है कि जो भी बंदा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन है, उसको एक एनुअल रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये एमसीक्यू में आता है, हर साल उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब? विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 9 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 9 महीने के अंदर अंदर उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा FC4 के अंदर, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करके देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करके देगा कि भाई इतना पैसा आया था, इसको ऐसे ऐसे यूज करा है, वो सब चीजें, ठीक है। तो उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 9 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए, 9 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, ठीक है। बाकी सब छोड़ो, इसके अंदर बाकी सब छोड़ो, बाकी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट भी करानी पड़ेगी, फालतू बातें, ठीक है यार। ये भी मुझे कोई खास लगता नहीं है, रूल है, इससे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। सेक्शन 21 रूल 18 के साथ मुझे लगता है बहुत है कि जो भी कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन है, कि अभी तक कैंडिडेट है वो इलेक्शन का, वो अभी तक जीता थोड़ी ना। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन है, वो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन अगर कभी भी जहाँ पे उसका अगर उसका जहाँ पे उसने नॉमिनेशन कराया कि मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, उसके 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने नहीं सॉरी 180 डेज पहले भी, उसको 180 डेज पहले भी अगर कहीं पे भी कोई भी कंट्रीब्यूशन मिला है, अगर उसको कोई सा भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, क्योंकि एक बार अगर कैंडिडेट बन गया वो इलेक्शन का, एक बार कैंडिडेट बन गया इलेक्शन का, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। तो उसने क्या करा, नॉमिनेशन के जस्ट 180 डेज पहले अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है, तो वो भी उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मैंने 180 डेज पहले ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया था। कब डिक्लेयर करना पड़ेगा? नॉमिनेशन के 45 डेज के बाद, नॉमिनेशन के 45 डेज के अंदर अंदर, नॉमिनेशन के 45 डेज के अंदर अंदर। बाकी फालतू पॉइंट है, बाकी फालतू पॉइंट है। एडजुडिकेशन ऑफ एंड कॉन्फिस्केशन, अरे कुछ नहीं है भाई, जो भी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी है, जो भी अपन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अपन को आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी मिली ना, कहीं पे भी ऐसा लग जाए कि भाई जो भी पैसा मिला है, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी मिली है, वो कोई कॉन्ट्रावेंशन में मिली है, कि मतलब अपन को लॉ एंड रेगुलेशन परमिट ही नहीं करता है रिसीव करने के लिए, तो भी किसी ने रिसीव कर ली, तो भी किसी ने रिसीव कर ली, तो उस केस के अंदर जो ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी वगैरह होती है ना, वो उसको सीज कर सकती है, उसको सीज कर सकती है कि वो पैसा वो जब्त कर लेगी एक बार, वो कोई भी ऐसी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी वो जब्त कर लेगी, ठीक है ना। अब ये कोई काम के नहीं है सच, बस मैं एक बार यूं बता रहा हूं तुमको, गलती से एमसीक्यू आ जाए तो। और ये जब्त कौन करेगा, मतलब कॉन्फिस्केट सीज कौन कर सकता है इसको? अगर 10 लाख रुपए तक का कोई भी आर्टिकल सिक्योरिटी करेंसी वगैरह है, तो जुडिशियल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, मतलब असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज 10 लाख तक है, तो 10 लाख से ज्यादा किसी भी वैल्यू तक का वो कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट जो भी है वो जब्त करेगा, सेशन कोर्ट जब्त करेगा। पर जब्त करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हमेशा देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। अपील, अगर कभी भी आपका पैसा जब्त कर लिया, मतलब वही है ना कि ACS जो भी अपने आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी थी, वो पैसा आपका जब्त कर लिया, कोई भी पैसा जब्त कर लिया, किसने जब्त करा? जुडिशियल ऑफिसर जो सेशन जज वाला था जो मैंने बोला था, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ने जब्त करा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया था कि नहीं भाई तुम्हारा पैसा जब्त हो जाएगा, या तुमको कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ भी। तो अपन अपील किसको करेंगे? अगर इस बंदे ने जब्त करा है तो कोर्ट ऑफ सेशन पे अपील होगी, इन लोगों ने मतलब सेशन कोर्ट ने अगर जब्त कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब्त कराया, तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। कितने टाइम में? विद इन 1 मंथ है इन दोनों को टाइम, तो और यहाँ पर है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, ठीक है। देखो आना बहुत रेयर है, अगर आ गया तो एक दो चीजें छोड़ सकते हो तुम, बाकी मैं तो चलो मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी अगर ऑर्डर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हारा ये चीज हम जब्त कर लेंगे, तेरे को हम FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, फलाना डिग्री, ऐसा कुछ भी करा है, तो पहली बात तो जो भी आप अपील कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस से कि आप आपके ऑर्डर को रिवाइज करो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही वापस से बोल सकते हो कि आप आपके ऑर्डर को रिवाइज करो, पर केवल ई फॉर्म में। ध्यान रखना जो भी एप्लीकेशन जाएगी ई फॉर्म में, तुम बस ध्यान रखना जो भी एप्लीकेशन जाएगी ई फॉर्म में आएगी। अगर MCQ आया तो जो भी एप्लीकेशन है ई फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक जाएगी, बात खत्म, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई बंदा एप्लीकेशन दे सकता है कि आप आपका ऑर्डर रिवाइज करो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं कभी कभार। कितना टाइम पीरियड होगा? 1 साल के अंदर अंदर, जो भी ऑर्डर लास्ट 1 साल में पास करा है, जो भी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट 1 साल में पास करा है, उसको रिवाइज कर सकती है। पर वो भी ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी अगर कोई बंदा अपील के अंदर, अपील पॉसिबल है कि अभी तक टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई अपील की, कि भाई ये जो 1 मंथ था 60 डेज था, ये 60 डेज है, यहाँ पे 60 डेज के अंदर बंदा अपील कर सकता है, तो अभी टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है अपील की, और उस बंदे ने अपना राइट भी वेव नहीं करा है, उस बंदे ने अपना राइट भी वेव नहीं करा है कि मैं अपील करूंगा या नहीं करूंगा। मतलब उसको बोल देना, अगर उसको अपील करनी है तो उसको
टाइम लिमिट या तो एक्सपायर हो जानी चाहिए या फिर उसमें अपना राइट वेव ऑफ कर देना चाहिए कि मैं अपील कभी भी नहीं करूंगा, मैं अपील कभी भी नहीं करूंगा। तो ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है कि भाई मैं अपील नहीं करूंगा, कहीं पे भी जाके आप ये अपना ऑर्डर रिवाइज करो। अगर उसने या तो राइट वेव ऑफ नहीं करा है अपील करने का या टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है तो फिर अपील नहीं कर सकता। ऑनलाइन रिवीजन ऑफ एप्लीकेशन, कभी भी आपने अप्लाई करा है, कभी भी आपने अप्लाई करा है एफसीआरए में किसी भी चीज के लिए, तो सारा हमेशा सारा काम ऑनलाइन होगा। तो मस्त ध्यान रखना, सारा काम ऑनलाइन होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। इसके अलावा तुम ज्यादा माथाफोड़ी मत करो, बात खत्म। अब ये तुम नहीं कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कभी भी कोई पेनल्टी वगैरह का क्वेश्चन पेपर नंबर 6 में आ जाए कि एफसीआरए के अंदर जो भी पेनल्टी ऑफेंसेस है वो सारी यहाँ पे है, तुम यहाँ से देख के लिख सकते हो, बात खत्म। ऑफेंस कंपाउंड हो सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर, बात डन सर। और एफसीआरए के जितने भी थे ना, FC1, FC2, FC3, FC4 वगैरह, ये सब मैंने एक साथ समराइज कर लिए। एक बार इसको पॉज करके तुम चाहो तो पढ़ लो, या फिर मतलब अगर कोई याद कर ही लेना, एटलीस्ट ये वाले तो सारे याद कर लेना 4 तक, तो ये वाले सारे याद कर लो और एटलीस्ट ये भी याद कर लो कि तुम्हारे स्पॉम के पेपर में काम आ जाएंगे। और गलती से आईबीएस में क्वेश्चन आया तो ये वाला पेपर खोलना, मतलब डायरेक्ट बुक खोलना और लिख देना। डन सर, अपना ये चैप्टर भी हुआ है बड़ी अच्छी तरह से समाप्त 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 एफसीआरए। ठीक है, अब मैं वापस बोलूंगा, मुझे लगा है मैंने भी शायद मतलब कहीं ना कहीं जल्दी शायद हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे जल्दी अपन ने पढ़ा है, पर वही मैंने बोला कि भाई स्पॉम पढ़ रहे अपन, इसमें ज्यादा टाइम डिवोट करने का नहीं है, इतना पढ़ो एग्जाम देके आओ, बात खत्म। अब मैं उसमें ऑडिट जैसे नहीं घुस सकता कि जैसे ऑडिट पढ़ाता हूँ तुमको बार बार रिवाइज कराता हूँ, बार बार रटाता हूँ, बार बार रिवाइज कराता हूँ, बार बार रटाता हूँ, एक ही चीज पे चिपका पड़ा रहता हूँ, बार बार समझाता हूँ, बार बार, इतना नहीं कर सकता। ऑडिट पढ़ाने की मेरी अप्रोच अलग है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे सीए फाइनल में मार्क्स जुड़ रहे हैं तुम्हारे, समझो, सी में मार्क्स जुड़ेंगे, रैंक मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी, इससे कुछ नहीं होना। इसमें जितना कम टाइम डिवोट करो तुम्हारा भेजा उतना ही कम खराब होगा। बाकी की 6 सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बाकी की 6 सब्जेक्ट पे ध्यान दो। ठीक है सर, बाकी के लिए अभी के लिए इतना ही, बाकी टाटा बाय बाय, सी यू।